हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और रेफरेंस के लिए उस पोजीशन पर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। एक बात यहां पर ध्यान दें, अगर एक इनफाइनाइट प्लेट से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है इससे पहले, एक क्लिप बना के आप उसे देख सकते हैं कि एक इनफाइनाइट प्लेट इनफाइनाइट तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को किसी पोजीशन पे कैलकुलेट करना चाहें तो इनफाइनाइट एक रेफरेंस पोजीशन का रोल प्ले नहीं कर पाएगा। आप समझते हैं कि उस कंडीशन में इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा और जो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की इनफाइनाइट पर होगी वही पोटेंशियल एनर्जी इस प्लेट के करीब किसी पॉइंट पर भी होगी। जब इस तरह के आर्टिकल पर डिस्कस किया जाता है तो सबसे पहले ये माइंड मेकअप करना होगा कि हम किस सिचुएशन पर डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए एक प्रैक्टिकल फील्ड की मैं बात कर रहा हूं जो इनफाइनाइट की तरफ जाते हुए लगातार इंटेंसिटी वाइज डिक्रीज हो रहा है। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज हो रही है और इनफाइनाइट पोजीशन पर पहुंचते पहुंचते इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ नेग्लिजिबली स्मॉल हो जा रहा है। अब एक बात ध्यान दें, मान लीजिए ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है जिसमें हमको एक डाइपोल को एंटर कराना है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैं ई वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं, जबकि इस स्ट्रेंथ को इनफाइनाइट पर मैं जीरो कंसीडर कर रहा हूं। एक बात यहां पर और समझे, फिर ये बात स्टूडेंट के दिमाग में आ सकती है कि सर जब ये लाइनें इस तरह से यूनिफॉर्मली बनाई जा रही हैं, पैरेलल बनाई जा रही हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तो किसी इनफाइनाइट प्लेट ने क्रिएट किया है और अगर इसे इनफाइनाइट प्लेट ने क्रिएट किया है तो हमने जो डिस्कशन अभी कुछ देर पहले किया उसके अकॉर्डिंगली एक बार फिर से हम इनफाइनाइट के रेफरेंस में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक यूनिफॉर्म होगा। लेकिन ध्यान दें, इसे ऐसा ना समझें, इसको कुछ इस तरह से समझें कि एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, इनफाइनाइट तक गवर्न हुआ है और उस इनफाइनाइट तक गवर्न होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने डाइपोल को, चूंकि डाइपोल बहुत छोटा होता है, तो हम उस लोकेशन पर रख रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ई है। इस बात को आप और क्लियरली समझें तो उसके लिए मैं ये डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये मैं एक स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आप ध्यान दें, एक पर्टिकुलर बॉडी से उसको पॉजिटिवली चार्ज मानते हुए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गवर्न की। अब आप ये समझें कि अगर हम इस इनफाइनाइट रीजन में क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी स्मॉल रीजन को ट्रेस करके उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेशन करें तो हम समझ सकते हैं कि इस स्मॉल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। यानी हम इस स्मॉल रीजन में इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि मैं इस रीजन को जितना छोटा करता रहूंगा इसकी यूनिफॉर्मिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। एक लार्ज स्केल पे क्रिएट किए गए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डाइपोल को प्लेस करने के लिए किसी छोटे से पोजीशन को ढूंढ रहे हैं तो उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म माना जा सकता है। कुछ इस तरह का माइंड मेकअप करके आप इस बात को समझें। आप ये माने कि इनफाइनाइट जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन है और इस रीजन में जहां पर डाइपोल को रखा जाना है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है। ये बात आप जानते हैं कि डाइपोल का लेंथ काफी स्मॉल होता है और प्रैक्टिकल डाइपोल्स के जो एग्जांपल हम केमिस्ट्री से उठाते हैं मॉलिक्यूलर एग्जांपल्स के रूप में, उनका लेंथ एंगस्ट्रॉम्स में दिया जाता है।
सो ये माइंड मेकअप किया जा सकता है कि इतने छोटे डाइपोल के लिए एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद भी यूनिफॉर्म लाइन से शो किया जा सकता है। सो मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका स्ट्रेंथ E है, मैं इनफाइनाइट से एक डाइपोल को लाके प्लेस कर रहा हूं। मुझे इनफाइनाइट में उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हुए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें, मान लीजिए एक डाइपोल इनफाइनाइट में कुछ इस तरह से प्लेस है जिसका प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज 2L सेपरेशन पे कुछ इस तरह से दिखाए जा रहे हैं। प्लस और माइनस चार्ज के बीच का सेपरेशन 2L है और चार्जेस के मैग्नीट्यूड प्लस क्यू और माइनस क्यू। हमें इस डाइपोल को इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखना है। अब एक बात यहां पर समझें, डाइपोल की लेंथ आप क्लियरली देख पाए इसीलिए प्रॉपर बनाई जा रही है, लेकिन ये माइंड मेकअप रखें कि डाइपोल एक स्मॉल साइज का सिस्टम होता है। अब जब इस डाइपोल को इस इनफाइनाइट पोजीशन से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो कुछ इस तरह से इसे प्लेस किया जाएगा। अब इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आए हैं हमें उस पर डिस्कस करना है। आप ध्यान से देखते रहें। अब ध्यान दें, हमें इस पोजीशन में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है ये मानते हुए कि इस पोजीशन में ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। सो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज को कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन के नेगेटिव से एक्सप्लेन किया जाता है। सो उस कंडीशन को मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। अब ध्यान दें, इस फॉर्मूले में आने वाला UI डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो कि इनफाइनाइट में है उसे प्रेजेंट कर रहा है, जबकि U फाइनल हम उस पोटेंशियल एनर्जी को मान रहे हैं जो डाइपोल के पास तब है जब उसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस में इस पूरी प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किए गए वर्क डन को लिखा जाएगा। सो अगर मैं वैल्यूज अप्लाई करूं इस इक्वेशन में तो क्या आउटकम मिलेगा, आप ध्यान से देखें। इनफाइनाइट पोजीशन के लिए इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो डिफाइन किया है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। सो कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड के टर्म्स को लिखा जा सकता है। और अब अगर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस को एक्सप्लेन करें तो समझने की कोशिश करें कि इस प्लस चार्ज को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में, यहां पर मैं पोजीशन को नेमिंग से डिफाइन कर दे रहा हूं, आप ध्यान से समझें। इसे A, इसे B और इन दो पॉइंट्स को C और D के रूप में डिफाइन कर दिया गया है। अब ध्यान से देखें, प्लस क्यू चार्ज को C पोजीशन से A पोजीशन तक लाने में जो वर्क होगा मैं उसे W डैश से प्रेजेंट कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें, मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज को इस रीजन में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने W डैश वर्क किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस माइनस चार्ज को D पॉइंट से A पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा वो इतना ही और अपोजिट साइन वाला होगा। यह बात एक बार आप और क्लियरली समझ लें कि आप एक ऐसे रीजन में हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जीरो है। सो प्लस क्यू और माइनस क्यू की पोजीशन के डिफरेंस को देख के अगर कोई बच्चा कंफ्यूजन करता है तो वो समझे कि प्लस क्यू चार्ज को माइनस क्यू चार्ज की पोजीशन तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस केस में इनफाइनाइट को जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली पोजीशन माना गया है। यह एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी छोटे से रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E है में निकाला जाने वाला डेरिवेशन है। तो ध्यान दें, C पॉइंट से D पॉइंट तक ले जाने में प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई वर्क नहीं किया है। सो आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों को ही आप D से उठाकर A तक लाए हैं। C से D तक की जर्नी में प्लस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा है, क्योंकि ये रीजन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। सो दोनों चार्जेस को आप D से A तक लाए हैं। ये मानते हुए आप समझ सकते हैं कि एक के वर्क डन को अगर W डैश लिखा गया है तो दूसरे को माइनस W डैश लिखा जाना चाहिए।
अब एक बात पर ध्यान दें कि जब ये माइनस क्यू चार्ज डी पोजीशन से ए पोजीशन तक आ जाएगा तो यहां लाने के बाद हमें इसे 2l लेंथ के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में और चलाना होगा। सो अब हमें वो वर्क डन और लिखना होगा जो माइनस क्यू चार्ज को इस ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले जाने में किया गया है। इस माइनस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं क्यू ई वेक्टर विथ नेगेटिव साइन, यहां आप ध्यान देते रहें, और जो डिस्प्लेसमेंट इस माइनस चार्ज पार्टिकल ने ट्रेवल किया है उसे लिखा जा सकता है 2l माइनस आई कैप। इस पूरे डिस्कशन में आई कैप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को और माइनस आई कैप नेगेटिव डायरेक्शन को माना जा रहा है। सो आप वर्क को लिख पाएंगे माइनस क्यू ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट को लिखा जा सकेगा 2l आई कैप विथ नेगेटिव साइन। सो कुछ इस तरह से F डॉट डी लिखा जा सकता है इस प्रोसेस के लिए। और अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को आई कैप के टर्म में कन्वर्ट करूं तो ये क्या बनेगा, आप ध्यान से देखें, ये होगा UF इक्वल टू माइनस क्यू ई आई कैप। यहां पर आप ध्यान दें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के टर्म में सेपरेट कर दिया है और मुझे इसे डॉट प्रोडक्ट करना है माइनस 2l आई कैप के साथ। सो फाइनली सॉल्व करने पर यह बनेगा माइनस 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 प्लस और यह होगा QE इंटू 2l आई डॉट आई इज 1। अब यहां पर ध्यान दें कि इस Q और 2l के प्रोडक्ट को डाइपोल मूवमेंट के मैग्नीट्यूड के रूप में जाना जा सकता है। सो मैं इस Q और 2l के प्रोडक्ट को P से चेंज कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। सो Q इंटू 2l को P लिखने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हुई है फाइनली इस डाइपोल की इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो है माइनस PE। यानी एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पर इतनी पोटेंशियल एनर्जी अपने में स्टोर कर लेता है। यहां पर आप ध्यान दें इस डाइपोल को इनफाइनाइट में जीरो पोटेंशियल एनर्जी का डाइपोल मानते हुए इस आउटकम को निकाला गया है। यहां पर आप समझ सकते हैं कि अगर इस डाइपोल के प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अपोजिट पोजीशन में होते और उस डाइपोल को यहां तक लाया जा रहा होता तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी प्लस PE कैलकुलेट होती। आप समझ सकते हैं कि उस केस में भी मैं माइनस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों को इस पोजीशन तक लाने में नेट वर्क डन को कुछ इस तरह से जीरो ही एक्सप्लेन करता और इसके बाद प्लस Q को यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क होता वो उस केस में निगेटिव होता क्योंकि प्लस चार्ज को आउटवर्ड फोर्स मिलता और डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड होता। सो उस केस में वर्क डन के नेगेटिव आने के कारण इस आउटर नेगेटिव से वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन इस एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं कि फोर्स इनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी इनवर्ड है। सो माइनस और माइनस के प्लस हो जाने के बाद जो बेसिक फॉर्मूले का माइनस है वो हम आउटकम में देख पा रहे हैं। सो एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस PE फॉर्मूले से दी जा सकती है, ये मानते हुए कि जब ये इनफाइनाइट पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। एक बात अपनी पिछली क्लिप में जो मैंने जस्टिफाई की थी उसे बीच में लाना चाहूंगा। हमने अपनी पिछली क्लिप में यह डिस्कस किया था कि एक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराया जाए किसी एंगल थीटा से तो जो वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट को उसे दिया जाता है कुछ इस फॉर्मूले से। आप ध्यान से देखें यह है PE 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पर आप ध्यान दें 0 डिग्री वाली पोजीशन से थीटा डिग्री वाली पोजीशन तक इसे अगर रोटेट कराया जाए इनफाइनाइट से यहां तक लाने के बाद तो इतना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और उस क्लिप में हमने ये जस्टिफाई किया था कि इस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज को एक्सप्लेन करता है। सो इस प्रोसेस में इस रोटेशन की प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज का वैल्यू भी इतना ही होना चाहिए। अब अगर एक रिजल्ट हम और बनाना चाहें इससे ज्यादा एक्सटेंडेड जिसमें हम एक डाइपोल को इनफाइनाइट से फील्ड में लाके घुमाना भी चाहें और इस ओरिएंटेशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिखना चाहें तो किस तरह हम इसे कर पाएंगे। आप ध्यान से देखें
कि इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के इस पोजीशन में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी ये है, और अब इस पोजीशन को रेफरेंस मान के अगर इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो उस नई पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को U कहते हुए हम डेल्टा U को लिख रहे हैं। आप ध्यान से देखते रहे, ये होगा U माइनस UF इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। आप ध्यान दें, UF इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी को बोला गया है, जबकि U इस थीटा डिग्री ओरिएंटेशन वाली पोजीशन में। सो U का फाइनल वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या वैल्यू आएगी U की, एक बार आप ध्यान से देखें। मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, ये सब आप समझ चुके हैं। क्या वैल्यू आएगी U की, देखें, ये बनेगा U इक्वल टू UF प्लस PE 1 माइनस कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि UF का वैल्यू जो कि कैलकुलेट किया जा चुका है वो माइनस PE से दिया जा रहा है। फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी इस ओरिएंटेड पोजीशन में हमें मिलेगी इस डाइपोल के लिए वो क्या होगी, आप फाइनली देखें, ये बनेगा माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा। यानी उस केस में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी U माइनस PE कॉस थीटा से दी जाएगी। तो इस तरह से एक डाइपोल की डिफरेंट पोजीशंस में भी पोटेंशियल एनर्जी को दिया जा सकता है। एक डाइपोल किसी भी ओरिएंटेशन में प्लेस हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। माइनस PE कॉस थीटा एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E वेक्टर में एक्सप्लेन करता है। थीटा की डिफरेंट वैल्यू पुट करके आप U की डिफरेंट वैल्यू पता कर सकते हैं। ये बात फाइनली समझें कि इस ओरिएंटेशन में डाइपोल को लाया गया है, इसके माइनस चार्ज को लेफ्ट में और प्लस को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग रखा गया है। अगर किसी अदर सिचुएशन में डाइपोल के ओरिएंटेशन को आप पलटा देते हैं या अदर तरीके से प्लेस करते हैं, उस केस को भी आप अपने इस फॉर्मूले से जस्टिफाई कर पाएंगे। आप समझते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर इस डाइपोल का ओरिएंटेशन अपोजिट हो जाए, यानी प्लस और माइनस चार्ज अपनी पोजीशन चेंज कर ले, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस PE के प्लेस पे प्लस PE आना चाहिए। और इस फॉर्मूले में हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसे cos 180 डिग्री प्लेस करें इसके ओरिएंटेशन को रिवर्स मानते हुए, तो ये फॉर्मूला आपको जो U की वैल्यू देगा वो प्लस PE ही होगी। डिफरेंट केसेस को, किसी भी ओरिएंटेशन को यह आउटकम कवर करता है। इस रिजल्ट को एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में आप याद कर सकते हैं किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए। थैंक यू।